प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती, कुल लेन देन में भी सब साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना सब कुछ अलगू को सौंप गए। अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। और मित्रता का मूल मंत्र यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे। जुम्मन के पूज्य पिता जुरामाती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की, बहुत रकाबियाँ मांजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। वो कहते, विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो होता है बस गुरु के आशीर्वाद से। इसलिए यदि अलगू पर जुरामाती शेख के आशीर्वाद और सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्या सीखने में मैंने कोई कसर नहीं उठाई। शायद भाग्य में ही नहीं थी तो कैसे आती। जुरामाती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहनामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम नहीं उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते। अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख का अपनी विद्या के। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे कर कर मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दानपत्र न हुआ, खाला जान का खूब आदर सत्कार किया, खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए, हलवे पुलाव की वर्षा की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी रोटियों के साथ कड़वी बातों के साथ तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब खाला जान को प्रायः नित्य ऐसी ही बातें सुननी पड़ती। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ही ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती, जितना रुपया है सब इनके पेट में झोंक चुके हैं। उतने में तो अभी तक गांव को मोल ले लिया होता। कुछ दिन खाला ने सुना और जब न सहा गया, अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने रुखाई से उत्तर दिया, रुपए यहाँ फलते हैं क्या? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे भी तो कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़के यहाँ आई हो। खाला बिगड़ गई, पंचायत की धमकी दे दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन हंसता है। बोले, हाँ हाँ ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो ही जाए। मुझे भी ये दिन रात की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कोई संदेह नहीं था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों का ऋणी न हो। ऐसे में उनको शत्रु बनाने का साहस कौन कर सकता था? किसमें इतना बल था कि उनका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो आएंगे नहीं पंचायत करने। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में घूमती रही। कमर झुककर कमान हो गई। एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। निर्णय करना जरूरी था। बुढ़िया ने दुख के आंसू जिसके सामने बहाए, सबने ऊपरी मन से हाँ हूं करके टाल दिया। किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गाली दी। खाला बेचारी चारों ओर घूम घाम कर अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोला, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला बोली, अपनी विपत्ति सबके आगे रो आई हूँ, आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू ने कहा, आने को आ जाऊंगा, पर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। खाला ने कहा, क्यों बेटा? अलगू ने कहा, अब इसका क्या जवाब दूं? जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला ने कहा, बेटा
बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर मन सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे सका। उसके हृदय में शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? शाम का समय था। पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू का प्रबंध किया था। हाँ, वो स्वयं अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता तो दबे हुए सलाम करते और स्वागत करते। सूर्य अस्त हो गया। चिड़ियों की कलरवयुक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी हुई थी और यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में केवल वही लोग पधारे जिन्हें जुम्मन से कुछ अपनी कसर निकालनी थी। या एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, आपस में गाली गलौज करते थे, रोते थे। पंच लोग बैठ गए। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। आप लोग ये जानते हैं, जुम्मन ने मुझे पूरी जिंदगी रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब नहीं रोया जाता। न रोटी मिलती है, न तन के लिए कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दोगे उसी पर चल पड़ूंगी। अगर मुझ में कोई ऐब है तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई है तो उसे समझाओ कि एक बेबस की आह क्यों लेता है। पंचों का हुक्म सिरमाथे होगा। रामधन मिश्र, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वो मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिखाई पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहें उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं। बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू को तो अपना मानते हो ना? मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छुपाकर बोले, अलगू ही सही। मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वो कन्नी काटने लगे। खाला तुम जानती हो जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकली वो खुदा की तरफ से निकलती है। पंच परमेश्वर होता है। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने मेरी मदद की, हमसे भी जो हो सका हमने किया। तुम्हारी बराबर सेवा करते हैं, मगर इस समय बूढ़ी खाला और तुम दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से यदि कुछ अर्ज करनी है तो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि बाजी मेरी है। अलगू ये बातें सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है, इसलिए शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खाला ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी। मैंने खाला को कोई तकलीफ नहीं दी। माँ समान समझता हूँ। उनकी खिदमत मेरा फर्ज है। औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा कोई बस नहीं। खाला जान मुझसे माहवार का खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है पंचों से छिपी नहीं। उसमें इतना मुनाफा नहीं कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा वसीयतनामे में माहवार का कोई जिक्र नहीं था, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। मुझे बस यही कहना है। आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो चाहें फैसला करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम पड़ता था। वो कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित था कि अलगू को क्या हुआ है। यह मेरे साथ बैठा अभी कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला है। ना मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिन की दोस्ती काम नहीं आएगी? जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख,
पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि उनकी जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि उन्हें महीने का खर्च दिया जा सकता है। यह हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर नहीं तो वसीयतनामा रद्द समझा जाए। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वो शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे और सच्चों की परीक्षा होती है। यही कलयुग की दोस्ती है। रामधन मिश्र और अन्य पंचों ने अलगू चौधरी की और इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर की। सब कहने लगे, इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्ती अपनी जगह है पर धर्म का पालन मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी हुई है, नहीं तो कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी थी। अब वो साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका न सह सका। सचमुच वो बालू की जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। वो मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटकती। उसे हर घड़ी चिंता रहती कि किसी तरह बदला लेने का अवसर तो मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में ये बात नहीं होती। जुम्मन को बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अगलू चौधरी बटेसर से बैलों की एक जोड़ी मोल लेकर आए। बैल पछाही जाति के सुंदर और बड़े सींग वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने कहा, दोस्तों से दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर खूब वाद विवाद हुआ। व्यंग, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा सभी अलंकारों में बात हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की, अपनी पत्नी को डांट डपट कर अलग किया। अब अकेला बैल किस काम का था। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा पर न मिला। निदान कि इसे बेच डाला जाए। गांव में एक समझू साहू थे, इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भर लाते, गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उसने सोचा कि अब बैल यदि हाथ लग गया तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो जाएंगे। अभी तो एक ही खेप का लाला पड़ा रहता है। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल रौंधी की पहचान की, मोल तोल किया, लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया। चौधरी को भी गरज ही थी, घाटे की परवाह नहीं की। समझू ने नया बैल पाया तो उसे रगेदने लगे। दिन में 3-3, 4-4 खेप काम करते। चारे की फिक्र नहीं थी, ना ही पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा डाल दिया। बेचारा जानवर दम भी न लेने पाता कि फिर जोत दिया जाता। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजाई थी। बैल राम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते। वहां बैलराम का भोजन था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी मिलता। वहां सुखचैन था, यहाँ 8 पहर की खपत थी। महीने भर में वो पिस गया। इक्की को देखते ही उसका लहू सूख जाता। एक एक पग चलना दूभर हो गया, हड्डियां निकल आईं। वो पानीदार था, मार की बर्दाश्त न थी उसमें। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे। साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बैल कलेजा तोड़कर चला। बैल ने जोर लगाया पर शक्ति ने जवाब दे दिया। वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथुनों में लकड़ी ठोस दी पर मरा हुआ कभी उठ सकता है। साहू जी को शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया। सोचने लगे गाड़ी कैसे पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर दुर्रे लगाए, कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंच कर मरता। ससुरा बीच रस्ते में ही मर गया।
अब गाड़ी कौन खींचे। साहू जी खूब जले भुने, लाचार गाड़ी पर ही लेट गए। रत जगा करने की ठान ली, चिलम पी, गाया, फिर हुक्का पिया। आधी रात तक तो नींद बहलाई। अपनी समझ में तो वह जागते ही रहे, पर पौ फटते नींद टूटी तो देखा थैली गायब है। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल नदारत। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया, पछाड़ खाने लगे। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब बुरी सुनावनी सुनी तो रोई, फिर अलगू को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया, जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तो साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते, अंड-बंड बकते। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वो इकट्ठे हो जाते, साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वो भी गर्म हुए। दोनों में खूब बहस हुई। अंत में लोगों के परामर्श पर तय हुआ कि पंचायत होगी। अलगू ने हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगीं। इसके बाद उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय। खेतों पर कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय ये था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं। जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में यह प्रश्न छिड़ा था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरव्वत कहने का अधिकार है या नहीं। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो। अलगू ने दीन भाव ने कहा, समझू चुन ले। समझू साहू खड़े हुए, कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, बात ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तो यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। जुम्मन शेख के मन में सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह में इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकार का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं है। पंचों ने दोनों पक्षों के सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत चाहते थे कि बैल मर जाने पर समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो कोई समस्या ही नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का भी प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड मिलना चाहिए। जुम्मन बोले, ये दूसरा सवाल है, हमको इससे मतलब नहीं। समझू साहू ने कहा, लेकिन मेरे साथ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, ये अलगू की इच्छा पर निर्भर करता है, रियायत करें तो उनकी भलमनसी है। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठे और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं और ये उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया, उनके गले लिपट कर बोला, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन। न्याय के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता।
आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता आज फिर हरी हो गई। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। अब अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।